मैं भी लगभग 70-75 साल का हो रहा हूँ, और मेरे जीवन में मैंने इतना खिलखिलाता हुआ प्रसन्नता का दिन पहली बार देखा जब हमारी बहन और बेटियाँ सारी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। हम लोग तो भाई फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं, पर इनके दर्शन नहीं होते। भागवत की कथा के माध्यम से वे सब यहाँ 7 दिन तक उन्होंने एक वातावरण बनाया, और आज हमारे मैं दामादों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण अगर वो नहीं कहते तो हमारी बहन बेटियाँ यहाँ कैसे आती। सतदेव साहब बैठे हुए इशारा कर रहे हैं, जाडावत जी भी बैठे हुए मेरा भी ससुराल यहाँ है, हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे। ये सब आपकी कृपा से ही हुआ। सुखदेव साहब बताएं। बात ये कि कुछ लगभग 2008 में उज्जैन गए, वहाँ कुलगुरु का नाम से मेरा कोई परिचय नहीं था। मैं हिंगलाज सर्टिफिकेट में उन दिनों काम कर रहा था, तो मैंने पूछा कि कालिदास की नगरी में सबसे विद्वान कौन हो सकता है, तो मुझे कहा निगम साहब। मैं निगम साहब से मिलने गया, उन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा विद्वान एक चारणों के कुलगुरु यहाँ हैं। हमने कहा चारणों के कुलगुरु, उनका मैं बुलाऊँ। उन्होंने वीरेंद्र नाहरवाल जी को बुलाया, मैं उनके पास गया, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने मुझे पूछा कि आपका गाँव कौन सा है। मैंने कहा मेरा गाँव टहला है। उन्होंने अल्फाबेट से ट निकाला, पहला गांव निकला, और मेरे पुरखों के बारे में 22 पेज की जानकारी जो हमारे पास तब तक नहीं थी वो सारी उपलब्ध था। तब हमको ये लगा, जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ये लगा कि संपन्नता की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, शासन प्रशासन की दृष्टि से हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं। और उसके बाद एक पुस्तक लिखने का निर्णय किया, सब जगह घूमा। सीधी साहब ने हमेशा मजाक किया कहता था कि आपने अपने पुरखों पे लिख दिया, आपने अनेकों पे लिखा, लखाजी ने क्यों नहीं लिखा। वो कहते थे देखो भैया आप ये बताओ गांव कहाँ मिले, एक दिन तुमने की हालत की कर दी। मैंने उनसे कहा कि मेरा राजा बांकीदास ये कह रहे हैं कि लखा बारठ को महाराणा प्रताप ने मनसुआ गाँव दिया। सीधी साहब कहने लगे आपको कैसे दे सकते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि मित्र कैसे मुझे शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैंने कहा कैसे दे सकते हैं, कभी राजा बांकीदास से तो गलत बोल नहीं सकते। दूसरे दिन सुबह 7 बजे उनका टेलीफोन आया, कहने लगे डियर फ्रेंड आई एम सॉरी। मैंने कहा क्या हो गया, तो गाँव मिल गया क्या। उन्होंने कहा है कि कवि राजा श्यामल दास जी ने वीर विनोद में लिखा है कि 4 गांव आपके पुरखों को लखा जी दिया, और चित्तौड़ के रामपोल जो दरवाजा है उस पर शिलालेख लगाया गया। तो मुझे लगा कि जब सीपी साहब ये बात कह रहे हैं मुझे आगे बढ़ना चाहिए। मैं एनपी टेसी तोली पर गया, कुछ गीत ढूंढते गया। महाराज साहब मुझे जयपुर के राजघराने के पोथी खाने में लखाजी बारठ के लिखे हुए 27 गीत मिले, अप्रकाशित थे। उससे पहले कभी वो प्रकाशित नहीं थे। खैर उसके बाद गिरधरदान जी हैं, बाकी जितनी लाइब्रेरी है, जितने शोध ग्रंथ है, करते हुए एक पुस्तक लखाजी बारठ पर बन पाई, और आज आपके कर्म कमलों से उसका विमोचन होगा। ये मेरे जीवन का पुरखों के प्रति एक श्रद्धांजलि कह सकता हूँ। इससे तो मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे नाम मिला लखावत का, फिर लखाजी के कारण मिला। हम आज जितने भी बैठे हैं उनके वंशज हैं। अलग अलग गांव से, रेंदड़ी से आज यहाँ आए हैं, आज यहाँ से हमारे धनवा से बंधु आए हैं। हमारे जो मध्य प्रदेश में सीतामऊ का गांव जो हमारा करंडिया है, वहाँ से हमारे बंधु आज आए हुए हैं। हम जितने भी 4-5 गाँव में लखाजी के वंशज रहते हैं, आज पूरा का पूरा परिवार आपकी सेवा में यहाँ पर उपस्थित है। ये गाँव भी महाराजा राम सिंह जी ने दोबारा यहाँ पर हमारे यहाँ उनको प्रदान किया, और उसके बाद से हम टैला में रहते हैं, दानवा में रहते हैं, रेंदड़ी में रहते हैं, और करंडिया में रहते हैं। मेरा एक निवेदन करना यह है कि मेरे पुरखों ने एक काम किया, और वो ये किया कि नरहरि दास जी जो थे वो जसवंत सिंह साहब के साहित्यिक गुरु थे, जोधपुर महाराजा साहब। गुरु तो उनके थे, और राव अमर सिंह राठौड़ पे 507 दोहे उनके जीवन काल पे लिखे तो नरहरि दास बारठ लिखे। वो अभी तक अप्रकाशित है, हम उस पर काम कर रहे हैं। वो मारवाड़ की पूरी पीढ़ियां और मारवाड़ का यशस्वी इतिहास उसके अंदर है। हम और सेवी साहब जब कलकत्ता गए तो हमको 2 प्रतियां वहां पर और उसकी मिली। हम उस पर काम करने का तो काम भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। नरहरि दास जी के द्वारा लिखा हुआ अवतार चित्र 1512-13 पृष्ठ में प्रकाशित हुआ है। मैं चंद्रप्रकाश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि साहित्य अकेडमी ने उसमें योगदान किया। पर उनका असर यह था कि मैंने 2002 में नरहरि दास जी की छोटी सी किताब, वो भी इनके सीपी साहब के सहयोग से हुई,
और वो राजस्थान सरकार के अंदर अभी समग्र शिक्षा के अंदर पढ़ाई जाती है, नरहरि दास जी के अध्ययन के लिए काम में आती है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज इन सब परिस्थितियों के अंदर हम सब काम कर रहे हैं। आज हमारे बीच में कूलर वाले डॉक्टर साहब विराजित हैं, आलियामा से भी शायद पधारे होंगे। 1857 में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, हम लोगों ने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया है और मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है, घोषणा हो चुकी है, इसलिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। उन गांवों को स्वतंत्र गांव घोषित करके उनमें अलग से स्मारक बनाने का काम करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम। महाराज साहब, मुझे जोधपुर के जो डीएनए है उसमें काम करने का सौभाग्य मिला, मुझे आवा में काम करने का सौभाग्य मिला। मैं एक बात कह सकता हूँ, कुशाल सिंह चंपावत पर सारे हिंदुस्तान के धरोहर को हम न्यौछावर कर सकते हैं। आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान जोधपुर के वंश का उसके अंदर रहा। अमर सिंह जी राठौड़ के कटार पर जितने गीत लिख दिए, 80% राजा महाराजाओं पर गीत नहीं लिखे, इसलिए ये यशस्वी है। मीराबाई आपके वंश में हुई है और इसलिए हम लोग इस बात की कोशिश करेंगे कि अब राव भिखाजी का भी हम काम करने जा रहे हैं। उसके बाद में हमने कांधर जी का काम किया है और निश्चित रूप से दुर्गादास जी राठौड़ पे काम चल रहा है। और महाराज साहब, आपकी प्रभावी आपने चंद्रसेन जी की छतरी का जीर्णोद्धार करा के आपने उद्घाटन किया था। उस समय निवेदन किया था मैंने आपसे कि यदि हमको अवसर मिला तो हम चंद्रसेन जी का भव्य स्मारक जोधपुर में खड़ा करेंगे। वो महाराणा प्रताप के प्रतीक है, वो महाराणा प्रताप के समान है। देश के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दिया। और महाराज साहब, हम आपके ही कमलों से, आपके सानिध्य में, अगर ये अभी आचार संहिता है और इसका हम निर्णय पहले कर चुके हैं, परंतु उसका शिलान्यास करके साल 2 साल के अंदर आपके वहां समर्पित करने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम तो हमारा चारणत्व का पालन कर रहे हैं।